Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the source given below and answer the question that follow। आपको यहाँ पर ना कुछ सोर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सोर्स ए दिया हुआ है, यहाँ पे सोर्स बी दिया हुआ है और यहाँ पर सोर्स सी दिया हुआ है। तो आपको वन बाय वन इन तीनों सोर्स को पढ़ना है और इन सोर्स के बेस पे जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो डिस्कस करते हैं पहले हम हमारे इस सोर्स को। सोर्स ए है हमारा शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और शुगर प्रोडक्शन के मामले में इंडिया का कैसा स्थान है? सेकंड प्लेस है। इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खानसरी। चीनी के उत्पादन में तो हम फर्स्ट नंबर पे नहीं है, सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन गुड़ और खानसरी का जो प्रोडक्शन होता है ना उसमें हमारा फर्स्ट स्थान है। अपन लोग फर्स्ट नंबर पे। अब खानसरी क्या होता है आपको पता नहीं होगा, गुड़ तो पता है ना, जैगरी बोलते हैं जिसको। तो गुड़ का जो पाउडर होता है ना ब्राउन ब्राउन सा, उसको बोलते हैं खानसरी। तो इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा खानसरी प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि। अब देखो जो शुगर इंडस्ट्री होती है इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है? गन्ना होता है ना, शुगर केन, तो बड़ा बल्कि होता है वो। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो एक बहुत बल्कि मटेरियल है, भारी सामान है। एंड इन हॉलेज इट सुक्रोज कंटेन रिड्यूस। और जब हॉलेज होती है यानी कि थोड़ी सी धक्का मुक्की इसको लगती है ना, तो उसकी जो मिठास होता है, जो उसका सुक्रोज होता है ना, वो कम हो जाता है। तो शुगर इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है उसको बहुत ध्यान से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अगर जरा सी भी धक्का मुक्की लगती है तो रॉ मटेरियल खराब हो जाता है। द मिल आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। सारे स्टेट के नाम आ गए यहाँ पे। यहाँ पर क्या है? मील लगाई गई हैं, शुगर मिल्स लगाई गई हैं जहाँ पे चीनी को बनाया जाता है। 60% मील आर उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 60% जितनी भी मील हैं शुगर इंडस्ट्री की वो कहाँ पर हैं? यूपी और बिहार के रीजन में फैली हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गन्ने की प्रोडक्शन की जाती है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर सो इट इज आइडियल सूटेड टू द कॉर्पोरेटिव सेक्टर। कैन डू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो? अब देखो जो शुगर इंडस्ट्री है ना ये एक सीजनल इंडस्ट्री है, यानी कि साल के सिर्फ कुछ समय में काम होता है। जो शुगर केन होता है ना, जो गन्ना होता है, गन्ने की खेती करने में पता है कितना समय लगता है? लगभग 11 मंथ का टाइम लग जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि गन्ने को उगाने के बाद उसको ग्रो होने में कितना समय लगता है। और फिर 11 महीने तक किसान जो होते हैं, किसान क्या, जो मील वर्कर्स होते हैं उनके पास कोई काम होता नहीं है। तो ऐसे में ये सीजनल होता है अपने नेचर में। और यही रीज़न है कि ये जो ऑक्यूपेशन है शुगर मिल में काम करने वाला, जो शुगर मिल का जो काम है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा सूट करता है। इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द शुगर मिल टू शिफ्टेड एंड सेंट्रलाइज इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट स्पेशली महाराष्ट्र। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि 60% जो शुगर मिल है वो कहाँ पर है? यूपी बिहार में है। लेकिन धीरे धीरे अब ये टेंडेंसी नोटिस की जा रही है कि जितनी भी शुगर मिल है वो यूपी बिहार की बजाय महाराष्ट्र के रीजन में शिफ्ट होती जा रही है। तो क्या है ऐसा रीजन कि महाराष्ट्र के एरिया में वो शिफ्ट होती जा रही है? बिकॉज द शुगर केन प्रोड्यूस हेयर हैज हायर सुक्रोज, यानी कि जो महाराष्ट्र के रीजन में गन्ना उगाया जाता है ना वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का होता है। The cooler climate also ensure a longer crushing season. Moreover, the cooperative are more successful in this area. Plus यहाँ का जो मौसम है ना वो बहुत सही है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, एक्सट्रीम गर्मी नहीं होती है महाराष्ट्र में। प्लस यहाँ पर कोऑपरेटिव बहुत सक्सेसफुल रही हैं। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि सीजनल नेचर होने की वजह से शुगर मिल में कोऑपरेटिव सेक्टर ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत सक्सेसफुल रही हैं। यही रीज़न है कि ज़्यादातर शुगर मिल जो है वो अब महाराष्ट्र की ओर शिफ्ट होती चली जा रही हैं। अब चैलेंजेस की बात करें, क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस इंडस्ट्री के सामने, तो मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ओल्ड एंड unaffected method of in production, transport delay in the reaching can of the factories and the need of maximum the use of बैगीज। प्रॉब्लम देखो सबसे पहले क्या है, एक तो हम आउटडेटेड मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस जो हमारे पास पावर सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं हो पाती है। दूसरी बात, गन्ने का आपने देखा होगा जब गन्ने को यूज़ कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा जब गन्ने का जूस निकाल रहे होते हैं तो पीछे से वो खराब सा एक जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है ना उसको बोला जाता है बैगीज। तो बैगीज को कैसे उसका निपटारा करना है, कैसे उसको डिस्पोज करना है ना, इसको प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, जिस वजह से हमारी शुगर इंडस्ट्री बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो ये था हमारा शुगर इंडस्ट्री का डिस्क्रिप्शन।
नाउ लेट्स मूव टू द सोर्स बी एंड योर सोर्स सी इज ऑल अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हम कपड़े की बात करेंगे, कपड़े बनाएंगे। चलो, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री occupy unique position in the Indian economy because it contributes significantly to the industrial production, employment generation and foreign exchange earning। देखो ये जो है ना आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में तो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपने आप में सेल्फ रिलायंट है, बहुत सारी जॉब प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, फॉरेन एक्सचेंज लाती है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन अवर कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट। अपने आप में सिर्फ ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है पूरे ओवरऑल इंडिया में जो अपने आप में क्या है, सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है कि अपनी वैल्यू चेन में वो कंप्लीट है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए। देखो, कपड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हम कॉटन के कपड़े की बात करें तो कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन मशीन में नहीं बनती है, बल्कि कॉटन को पहले ग्रो किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कपास। तो कपास को जब ग्रो करते हैं तो रुई की बॉल निकलती हैं। जो कॉटन के डो होते हैं उनको लाया जाता है, उनको प्लकिंग का काम, उसको प्लक करते हैं, पहले तोड़ते हैं। तो प्लकर की जॉब निकल गई एक। सबसे पहले तो जॉब निकल गई कि किसान की जो खेती करेंगे कपास की, फिर जो इन बॉल को तोड़ेगा उनकी जॉब निकल गई। फिर इन रुई से क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, फैब्रिक्स बोलते हैं। फैब्रिक्स तो नहीं बोलते हैं, जिनको हम धागा ही बोलते हैं, फाइबर्स जिनको हम बोलते हैं, हाँ फाइबर बोलते हैं। एंड देन इस फाइबर को वेविंग करके, बुनाई करके क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, जिसको हम फैब्रिक बोलते हैं। फिर इस कपड़े को क्या करते हैं, स्टिच करते हैं या उसमें कलर करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। तो डिजाइनिंग करने के बाद ये कपड़ा थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो जाता है, महंगा हो जाता है। फिर इस कपड़े को कहाँ ले जाता है, शॉप्स में ले जाते हैं, जहाँ पर इसको गारमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, इनको स्टिचिंग करी जाता है, सिलाई की जाती है और उसके अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं। और फिर उसको क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में और अपनी कंट्री में बेचते हैं। तो ये जो पूरा लंबा सा प्रोसेस था, इसने एक तो बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करी, और फिर जॉब तो प्रोवाइड करी ही, साथ ही साथ इसने क्या किया कि ये जो सारा काम था ना, ये हम अपने इंडिया में कर सकते हैं। इस काम के लिए हमें किसी और के ऊपर, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ऐसा बोला है कि ये क्या है, बहुत ही सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री हमारे इंडिया की कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट है आपका सोर्स सी, जूट टेक्सटाइल के बारे में अब हम जानेंगे। देखो, जूट टेक्सटाइल भी इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका जीडीपी में नहीं है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड द जूट गुड्स। जूट गुड्स को बनाने में, जूट का रॉ मटेरियल निकालने में हम सब नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के मामले में हम सेकंड है। बांग्लादेश ने हमसे आगे बाजी मार ली है, वो सबसे ज़्यादा जूट को बाहर के देशों में बेचता है, इंडिया नहीं बेचता है। इंडिया सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा बेचता है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर इन द नैरो बेल्ट। ज़्यादातर जो जूट टेक्सटाइल मिल है ना, वो कहाँ पर है, वो हुगली नदी के किनारे, यानी कि वेस्ट बंगाल के रीजन में है। रीज़न है उसके पीछे भी क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जानेंगे उसके बारे में। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ हुगली बेसिन आर, क्यों ज़्यादातर जो इंडस्ट्री हैं, जूट इंडस्ट्री, वो हुगली नदी के किनारे हैं। नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोडक्शन एरिया। यहाँ पे जूट प्रोडक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे खेती होती है जूट की। तो जहाँ पर जूट को उगाया जा रहा है तो रॉ मटेरियल तो आसानी से मिल जाएगा, सस्ते दरों पे मिलेगा वो भी, और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। नेक्स्ट है इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है वेस्ट बंगाल में तो नदियों का पूरा जाल ही है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, मंदाकिनी है, बहुत सारी नदियां हैं। तो यहाँ पर ना वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता मिल जाता है। प्लस गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे एंड वाटरवे। यहाँ पे सभी तरीके का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, रेलवे हो, चाहे रोडवे हो, चाहे वाटरवेज हो। Abundant water for the processing raw jute, cheap labor from the West Bengal and adjoining state of Bihar, Odisha, Uttar Pradesh, Kolkata as the large urban center providing banks, इंश्योरेंस एंड द पोर्ट फैसिलिटी फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। देखो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि ज़्यादातर एक तो रीज़न ये है कि यहाँ पर सस्ते लेबर मिल जाते हैं, और वो लेबर कहाँ से आ रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो आसपास की रीजन है ना, आसपास की जो स्टेट है वेस्ट बंगाल के, वहाँ से लेबर आ जाते हैं, तो सस्ते दरों पर लेबर मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। दूसरी बात, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पास में ही कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ये सब चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल होने की वजह से ही ज़्यादातर जो हमारी टेक्सटाइल मिल है वो कहाँ पर है, वो है हुगली बेसिन के रीजन में। अब हम बात करें चैलेंजेस की कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमारी, किसको, टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्री को। तो वो है सबसे पहली बात
shifting industry including stiff competition in the international market from the synthetic substitute and from the other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand etc. देखो जो जूट का सामान होता है ना वो सिर्फ इंडिया में नहीं बनाया जाता है, बांग्लादेश में भी बनता है ना, आपको बताया कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश। तो ऐसे में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे को कंपटीशन, बहुत स्टिफ कंपटीशन, मजबूत प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। किनसे? बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, इन सब से। However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of the mandatory use of जूट पैकेजिंग टू स्टिमुलेट डिमांड। लेकिन देखो एक फ़ायदा ये है कि जब से गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक के बने हुए थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेगा, सब जूट की थैली का इस्तेमाल करेंगे, तो जूट की जो डिमांड है वो डोमेस्टिक मार्केट में तो बढ़ रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी बहुत कमी है इस डिमांड को ग्रो होने में। तो स्टिमुलेट डिमांड The products need to be diversified. In 2005, National Jute Policy was formulated with the objective of increased productivity. सन 2005 में क्या हुआ था ना, नेशनल जूट पॉलिसी लाई गई थी जिसका मेन उद्देश्य यह था कि ये क्या करेंगे, हम अपने कंट्री के अंदर ही जूट प्रोड्यूसिंग एरिया को बढ़ाएंगे और जो किसान जूट की खेती करते हैं उनको उनकी फसलों का एक सही और प्रॉपर गुड प्राइसेस उनको इंश्योर करेंगे ताकि जूट फार्मर से खेती करना ना छोड़ें। अब अगर हम बात करें कि हमारा मेन मार्केट कौन कौन सा है, हम कहाँ पे किन किन कंट्रीज़ को अपना जूट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो है यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम अपने जूट के प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बेचते हैं। और ये क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, तो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में धीरे धीरे जूट की जो अपॉर्चुनिटी है जूट इंडस्ट्री के लिए वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये था हमारा पूरा सोर्स ए बी सी डी, सॉरी डी तो है ही नहीं, सोर्स ए और बी और सी ही था बस। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं सोर्स ए बी सी से। सोर्स ए जो कि शुगर इंडस्ट्री पे था, इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है व्हाई इज शुगर इंडस्ट्री आइडियली सूटेड टू द कॉर्पोरेटिव सेक्टर। क्यों जो शुगर इंडस्ट्री है वो कॉर्पोरेटिव सेक्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो इसका आंसर है शुगर इंडस्ट्री आइडियली सूटेड टू द कॉर्पोरेटिव सेक्टर बिकॉज इट इज़ सीजनल इन नेचर। अभी बताया ना, क्योंकि सीजनल होता है नेचर में, साल भर काम नहीं होता है, तो इसीलिए ये कॉर्पोरेटिव सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 2 एंड योर क्वेश्चन 2 सेज व्हाई डज टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई इट्स यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया की इकोनॉमी में एक यूनिक पोजीशन है, एक स्पेसिफिक या एक अभिन्न स्थान है, तो इसका आंसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई इट्स unique position in Indian economy because number 1 it contributes significantly to the industrial production, employment generation and foreign exchange earning। यानी कि ये एक तो हमारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी कर रहा है, प्लस बाहर के देशों को पैसा भी ला रहा है। जैसे कि हम अपने देश में बनाए हुए टेक्सटाइल को बाहर बेचते हैं जिनकी बहुत डिमांड है ओवरऑल वर्ल्ड में, तो हमारे को बाहर के देशों का पैसा मिलता है, तो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करती है, इसीलिए इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यूनिक पोजीशन रखती है। नेक्स्ट है इट इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन, दैट्स व्हाई इट इज़ सो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री फॉर इंडिया। यहाँ पे इंडिया बड़ा लिख दो वरना इंडिया को बुरा लग जाएगा। किसी भी कंट्री का नाम आता है तो कैपिटल में लिखते हैं ना, तो देखो ये बोल रहा है कि सेल्फ रिलायंट है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मैंने आपको बताया ना कि कपास की खेती से लेकर गारमेंट बनाने तक का जो पूरा लंबा सा प्रोसेस है वो सारा काम हम इंडिया में कर सकते हैं। किसी भी काम के लिए हमारे को बाहर के देशों पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है, इसीलिए ये सेल्फ रिलायंट है और अपने वैल्यू चेन में कंप्लीट है। यही रीज़न है कि ये बहुत यूनिक पोजिशन इंडियन इकोनॉमी में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3, what are the various challenges faced by the jute industry। जूट इंडस्ट्री को कौन कौन से मेजर चैलेंजेस या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इसका आंसर है मेजर चैलेंजेस फेस बाय द जूट इंडस्ट्री। नंबर 1 हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई देखो जूट जो बनाया जाता है ना महंगा होता है, साफ सीधी बात है, कॉटन के कंपैरिजन में जूट ज़्यादा महंगा होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जूट की खेती करने में बहुत मेहनत लगती है, प्लस रॉ मटेरियल से जूट का क्लॉथ बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ही मेहनत भरा होता है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा
होती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग स्टोरेज ऑफ रॉ जूट, यानी कि जो रॉ जूट है, जो जूट का कच्चा माल है ना, उसकी स्टोरेज में बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में अबेंडेंट नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी में बिजली सबको अवेलेबल नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स अगेंस्ट द गनी बैग्स एंड द लॉस ऑफ डिमांड फॉर जूट गुड्स बोथ एट होम एंड अब्रॉड। देखो जूट का जो सामान है, जैसे कि गनी बैग्स यानी कि जो बैग होते हैं, थैली होती है, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, आप ज़्यादातर कौन सी पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हो? पन्नियों का इस्तेमाल करते हो, जूट का इस्तेमाल तो करते नहीं हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आज के टाइम पे हम लोग पॉलीथीन बैग्स की और ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जूट की जो गुड्स हैं या जूट का जो सामान है, उसकी ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में बल्कि डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड कम हो गई है। तो जब डिमांड कम हो गई है तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो नहीं रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही है, तो जो काम करने वाले लोग हैं जूट इंडस्ट्री में, वो छोड़ के जा रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, उनको जॉब नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो हमारी जूट इंडस्ट्री लगातार फेस कर रही है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आपके तीनों सोर्स और सोर्स के आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।